हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे स्पीडी का सामान्य ज्ञान यानी सामान्य अध्ययन, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए, जैसे बीएसएससी सीजीएल हो गया, बीएसएससी 10+2 हो गया या बिहार दरोगा हो गया, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये ज्योग्राफी का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इसका रिविजन करेंगे। और बता दें कि ज्योग्राफी में ये भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आएगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। दोस्तों चलिए आगे हम देख लेते हैं देर ना करते हुए, ठीक है। तो देखिए ऊपर में चलते हैं, इसको स्लाइड करके शुरू से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत का प्राचीन नाम क्या है। तो भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त और जम्बूद्वीप। भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त और जम्बूद्वीप, ठीक है। और हम थोड़ा स्पीड में बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और यदि आपको लगे कि ज़्यादा हम स्पीड में बोले हैं तो साइड में जो 3 डॉट है वहाँ से आप स्पीड कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो भारत को हिंदुस्तान कहा, यानी भारत को हिंदुस्तान नाम से किसने पुकारा, यानी हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो ईरानियों ने। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने, ठीक है। वही भारत को इंडिया किसने कहा? तो इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने, इंडिया कहा यूनानियों ने, ठीक है। और प्राचीन नाम क्या है? तो आर्यावर्त। सॉरी दोस्तों, इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं। देखिए तो प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम है आर्यावर्त। क्या है? आर्यावर्त या जम्बूद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट है भारत अवस्थित है, यानी भारत की स्थिति कहाँ है? तो भारत जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो जैसे आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि बीचों बीच से कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, 0 डिग्री से, ठीक है। सॉरी, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। और लेकिन जो 0 डिग्री रेखा होता है, 0 डिग्री यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री वाला जो रेखा होता है, इसके ऊपर में ये क्या होता है, ठीक है। ये सब जो लाइनिंग रहता है मैप पर, ये सब अक्षांश होता है। और बीच से इस तरह जो क्षैतिज नहीं, हॉरिजॉन्टल जो रहता है, वर्टिकल, ये सब देशांतर वाला इधर आता है, ठीक है। तो ये जो 0 वाला लाइन है, और ये मान लीजिए इधर भी ये 0 हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। इधर भी 0 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए ये देशांतर वाला लाइन है और ये अक्षांश वाला लाइन है, ठीक है। तो अब भारत कहाँ है? तो भारत आप देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है। भारत कहाँ पर है? यहाँ पर है। यानी भारत का कुछ नक्शा इस तरह से है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। यानी कहने का मतलब, अब देखिए ये ऊपर में उत्तर हो गया, ठीक है, नीचे में दक्षिण हो गया, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो भारत तो देखिए एक तो उत्तर में है यानी ऊपर में है, ठीक है, और दूसरा पूर्व में है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। यानी ग्लोब में देखेंगे तो ये गोलार्ध ही न है, ठीक है। यानी गोला का मतलब एक गोला है, तो इसका गोलार्ध मतलब ये आधा भाग काट दीजिएगा। ये पृथ्वी कैसी है? गोल है, ठीक है। तो आधा भाग काट दीजिएगा तो आधा गोला हो जाएगा। तो गोला को हम लोग गोलार्ध नहीं कहते हैं। तो इस आधे गोले में स्थित है, ठीक है। और इसी आधे गोले में, नीचे वाला में नहीं है, इसी ऊपर वाले आधे गोले में। लेकिन ऊपर वाले में भी है, तो किस साइड में? तो पूरब साइड में और उत्तर साइड में, इसीलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसे कहा जाता है। तो चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति आप लोग को मालूम ही होगा। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ठीक है। भारत का आकृति यही ना है, ठीक है, ये चतुष्कोणीय, मतलब यहाँ भी है, ठीक है। एक ये हो गया इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये चतुष्कोणीय है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये किस तरह का हो गया? चतुष्कोणीय हो गया। 4 ठो इसमें कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो चतुष्कोणीय माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है भारत की राजधानी, तो नई दिल्ली। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 28 है। केंद्र शासित राज्यों की संख्या यानी यूटी 8 है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है। तो 32,87,263
किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। वहीं बात कर ले भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंटेज है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का 2.42% है। कितना है? 2.42% है संपूर्ण विश्व का। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है भारत का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल में 6 बड़े देश कौन कौन हैं। 7वां तो भारत का है, लेकिन इससे बड़े 6 देश कौन कौन हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। तो रूस है 1 नंबर पे, सेकंड नंबर पे कनाडा है, थर्ड नंबर पे चीन है, और 4 नंबर पे अमेरिका है, 5 नंबर पे ब्राज़ील है, और 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और 7 नंबर पे क्या है, भारत है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया देखिए, आप इसको महादेश मत पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे देश का बात हो रहा है, तो आप कहिएगा कि ऑस्ट्रेलिया तो महादेश है। असल में ऑस्ट्रेलिया महादेश नहीं है, ओशनियाई महादेश है, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया आता है। वैसे हम लोग बोल देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महादेश है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको याद होगा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और देन उसके बाद 7वें नंबर पर कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अपना भारत, जिसका पूरा नाम क्या है, आर्यावर्त या जम्बूद्वीप। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है, तो जनसंख्या की दृष्टि से पीपुल इधर बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है दूसरा स्थान है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि पहला स्थान पे कौन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का दूसरा है, सेकंड नंबर पर है। और वही यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 नंबर पर। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, यानी विश्व जनसंख्या का कितना जनसंख्या मतलब कितना परसेंटेज जो कि भारत में निवास करता है। तो वो तो क्षेत्रफल ना देखे पहले कि 2.42% है पूरा क्षेत्रफल, मतलब भारत का पूरे विश्व का। लेकिन जनसंख्या कितना भारत में निवास करता है पूरे विश्व का, तो 17.5% यानी 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। अब देखिए सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, तो हिंदी है, जो कि भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। अब देखिए सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी हो गया। नेक्स्ट है सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरा गोंड है। सबसे बड़ा जनजाति कौन है, भील है, और दूसरा जनजाति गोंड पाया जाता है। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति कितना है भारत का, अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है इसका अक्षांशीय विस्तार। वहीं यदि देशांतरीय बात कर लें, विस्तार कितना है भारत का, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच देशांतरीय विस्तार है भारत का। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण का लंबाई देख लीजिए कितना है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ये है आपका 32 से 14 किलोमीटर। ठीक है, और वहीं पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई बात कर लें तो 29 से 33। तो उत्तर से दक्षिण कितना हो गया, 32 से 14, यानी सर्वाधिक है कौन सा, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, तो अधिक है इन दोनों में, उत्तर से दक्षिण का लंबाई सर्वाधिक है। ठीक है, यानी ऊपर में लद्दाख हो गया, नीचे में कौन हो गया, तमिलनाडु, कन्याकुमारी ये हो गया, तो ये अधिक है। लेकिन पूरब से पश्चिम की लंबाई जो कि गुजरात से जाता है उस तरफ, तो पूर्वी तरफ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तरफ, तो ये जो लंबाई हो गया ये कितना है, ये 29 से 33। ठीक है, पूरब में अरुणाचल है, पश्चिम में गुजरात है। ठीक है, तो ये 29 से 33 है। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो पूर्वी बिंदु किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी पूछ लिया करता है, याद रखिएगा। पश्चिमी बिंदु कौन है, तो गुहारमोथा या गौरमाथा, जो कच्छ जिला गुजरात में। ठीक है, पश्चिमी बिंदु कौन है, गुहारमोथा या गौरमोथा भी इसे कहते हैं, ये किस जिला में है, तो कच्छ जिला में है, गुजरात में। ठीक है, उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, लद्दाख में। उत्तरी बिंदु कहाँ है, इंदिरा कौल, लद्दाख में। वही जो मुख्य भूमि का दक्षिणी भूमि कहा जाएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु यदि कहेगा आपसे तो क्या होगा, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी। लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले हम लोग क्या बोलते थे, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है। तो
सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो ये इंदिरा पॉइंट, इसे ही पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहा जाता था, जो कहाँ है, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितना है, 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु का भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। वही यदि बात कर लें स्थल सीमा की कुल लंबाई, तो स्थल सीमा की कुल लंबाई यदि कहेगा तो 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई, तो मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई, तो द्वीप सहित टोटल तटीय लंबाई कितना है, 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर द्वीप सहित तटीय लंबाई कहेगा। यानी कुल लंबाई कहेगा तो 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन मुख्य भूमि के तट की लंबाई क्या होगा, तो 6100, और स्थल सीमा की कुल लंबाई कहेगा तो 15,200, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे, भारत मानक समय। तो भारत का मानक समय क्या है, तो वो भी देख लीजिए। भारत मानक समय यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी भारत का मानक रेखा है, मानक समय है, ये कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है, ठीक है। जो प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। ये मानक समय रेखा जो है ये कहाँ से गुजरता है, तो ये प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, ठीक है। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में, वहीं के नैनी से गुजरता है। देखिए भारत का मानक समय, ग्रीनविच मानक समय यानी GMT जिसको बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, तो उससे कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य से गुजरती है, आइए देख लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्य से गुजरती है, जिनमें उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो नहीं ध्यान पर रहता है तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। मैप से तो बिल्कुल ईजी है याद करना, लेकिन यदि मैप आपको नहीं समझ में आता है तो अभी हाल फिलहाल में आपको याद रखने के लिए बता देते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश, इसमें भी प्रदेश वाला 3 ठो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, भारत को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है कौन, तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से 2 भाग में बांट देती है, ठीक है। और ये जो कर्क रेखा होती है भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और कौन कौन है, तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या है ट्रिक, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। अब देखिए मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, ये हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, और छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो इतने राज्यों से गुजरती है। तो देख लीजिए आगे, देखिए कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। तो कौन कौन राज्य हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 7 सिस्टर वाला जो राज्य है उसमें से 2 राज्य है त्रिपुरा और मिजोरम, इसी से गुजरती है, ठीक है। केवल 2 7 सिस्टर से कर्क रेखा गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। बाय द वे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा 7 सिस्टर है जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है, तो इस तरह से पूछ लिया करता है एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है, गोवा है, ठीक है। गुजरात के जस्ट बगल में छोटा सा लगा हुआ है गोवा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो देखिए अभी तो अलग हो गया है, ठीक है, लद्दाख हो गया। अभी फिलहाल में कौन हो गया है, लद्दाख हो गया है। कौन हो गया है, लद्दाख, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा
राज्य कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन है? जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कहेगा तो गोवा हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा। वहीं यदि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य कहेगा तो उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य तो राजस्थान। ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है। ठीक है। और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? केंद्र शासित यूटी दिल्ली है। ठीक है। और सबसे छोटा लक्षद्वीप ही है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके सामने जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आप जिला देखेंगे तो कच्छ है, जो कि गुजरात का है। ठीक है। कच्छ जिला गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। वहीं यदि बात करें क्षेत्रफल में सबसे जो छोटा जिला, तो माहे है पुडुचेरी का। माहे है पुडुचेरी का सबसे छोटा जिला। तटीय राज्यों की कुल संख्या के गो है? तो 9 गो तटीय राज्य हैं। ठीक है। के गो तटीय राज्य हैं? 9 गो है। ठीक है। आप देख सकिएगा मैप, यदि आपको याद होगा तो आप मैप से ही निकाल सकते हैं। ठीक है। गोवा हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर ये हो गया, ठीक है, केरल हो गया, ठीक है, इधर देखिएगा तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है। ये इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। तेलंगाना वगैरह, कर्नाटक, ये सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो 9 टोटल राज्य हैं। ठीक है। जो कि तटीय राज्य हैं। ठीक है। तेलंगाना नहीं मिल पाता है, कर्नाटक हो गया, सॉरी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो इन सारों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। ठीक है। सबसे लंबा तट रेखा इसी का है, गुजरात का है। ठीक है। छोटा सा दिखेगा आपको, लेकिन वो घुमा गया है तो सबसे बड़ा हो जाता है। देखिए, सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। कहने का मतलब देखिए, सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य, यहाँ सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। इसका मतलब समझ रहे हैं? सबसे लंबा तटरेखा यानी कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा सीमा लगता है? तो सबसे ज़्यादा सीमा मतलब छोटा सा राज्य है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सीमा लग जाता है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक सीमा लग गया। ठीक है। तो सबसे बड़ा भी हो गया, लेकिन जब मापिएगा, मेजरमेंट कीजिएगा, तो मेजरमेंट के अनुसार सबसे छोटा ही हो जाएगा। ठीक है। इससे तो ज़्यादा केरल का हो जाएगा। ठीक है, नीचे में। तो इसलिए सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। ठीक है। अब देखिए, भारत का औसत समुद्र तल, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक किया है हालांकि। देखिए, भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है कहाँ से? तो ये चेन्नई तट से मापा जाता है। यानी भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से मापा जाता है? चेन्नई तट से मापा जाता है। ठीक है। तमिलनाडु वाला चेन्नई से। ठीक है। अब देखिए, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र है। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना समुद्री मील तक है? तो 12 समुद्री मील तक भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र है। प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना समुद्री मील? 12 समुद्री मील तक। ठीक है। और एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर होता है एक समुद्री मील बराबर। तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका 12 समुद्री मील आ जाएगा। ठीक है। यदि किलोमीटर में निकालना होगा तो देखिए, समुद्र की दूरियाँ मापी जाती है। तो किस चीज़ में मापी जाती है समुद्री दूरी? तो ये समुद्री मील में मापी जाती है, जिसको हम लोग नॉटिकल भी कहते हैं। ठीक है। समुद्री मील को ही नॉटिकल कहा जाता है, और इसी में समुद्र की दूरियाँ मापी जाती है। ठीक है। इसीलिए किलोमीटर यहाँ पर नहीं दिया है समुद्री मील, हालांकि एक समुद्री मील में इतना किलोमीटर होता है 1.852, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। गुजरात से गोवा तक का जो तट रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कोंकण तट कहते हैं। ठीक है। गुजरात से जो गोवा तक का तट होता है वो तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोंकण तट। ऐसे गुजरात वाले को हम लोग कठियावाड़ तट भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, तो गुजरात से गोवा कोंकण तट हो गया। ठीक है। वही यदि बात करें तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नीचे में है, देखते हैं नीचे में, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो इसके जो तट होता है इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोरोमंडल किस घाट पर है, पश्चिमी घाट पर या पूर्वी घाट पर? तो क्या मारिएगा? आपको मारना होगा पूर्वी घाट पर। ठीक है। क्योंकि इस तरफ है। ठीक है। और इधर पश्चिम है। ठीक है। ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण है। तो इसी साइड ना आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ठीक है। तो ये पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट पाया जाता है। जबकि कोंकण तट पूछ देगा तो आपको पश्चिमी घाट मानना पड़ेगा, क्योंकि इधर का पश्चिम भाग हो गया। इस तरफ का जो घाट है यानी गुजरात हो गया, गोवा हो गया, ये सब क्या हो गया?
ये सब पश्चिमी तट पर है, ठीक है, केरल वगैरह, ठीक है, केरल ऐसे मालाबार तट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, देखिए यहाँ पर इसको एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट, जो कि पूर्वी तट पर है, ठीक है। अरे हाँ ठीक है, पूर्वी तट, ठीक है। हम सोचे कि मिस्टेक लिखा है, मैं मिस्टेक टाइपिंग किया है, नहीं, लेकिन आगे वाला भी सही है। देखिए देखिए, मंगलुरु कर्नाटक, यानी कर्नाटक का मंगलुरु दिया है, ठीक है। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट क्या कहलाता है? तो मालाबार तट, यानी कर्नाटक से तमिलनाडु तट का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट, ठीक है। अब देखिए, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य, ठीक है, यानी सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। और सबसे न्यूनतम वन आच्छादित कहेगा तो ये हरियाणा है, ठीक है। सबसे न्यूनतम वन कहाँ पे आच्छादित है? तो ये हरियाणा में, लेकिन सबसे ज़्यादा वन आच्छादित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने, सबसे प्राचीन पर्वत। तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, जो कि राजस्थान में है, आपको मालूम ही होगा। देखिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पहाड़ पर स्थित है, ठीक है। और माउंट आबू पहाड़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिर है वहाँ पर, ठीक है। जैन मंदिर माउंट आबू पहाड़ पर ही है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जिसको बोला जाता है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है। और ये किस पहाड़ी पर है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, वहीं पर है, ठीक है, माउंट आबू, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला है किन किन नदियों द्वारा विभाजित है? तो लूनी और व्यास नदी द्वारा, ठीक है। किस नदी द्वारा? लूनी नदी और व्यास नदी द्वारा, ठीक है। व्यास नदी का पुराना नाम क्या है? तो व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बिहार और यूपी का बॉर्डर कर्मनाशा को माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्मनाशा वैसे दूषित नदी माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, सबसे नवीन पर्वत। तो देखिए सबसे नवीन पर्वत के अब उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे नवीन पर्वत कौन है? हिमालय है, ठीक है। ये वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। हिमालय बना है कैसे चट्टान से? तो अवसादी चट्टान से। हिमालय कैसे चट्टान से बना है? अवसादी चट्टान से, ठीक है। हालांकि अवसादी चट्टान में क्या मिलता है? पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से ही निकाला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? तो प्राचीन टिथिस सागर के निक्षेप से, यानी पहले प्राचीन समय में टिथिस सागर था, उसी के निक्षेप से हिमालय का निर्माण हुआ है। और ये एक प्रकार का वलित पर्वत है। और इसका जो चट्टान बना है हिमालय, ये कैसे चट्टान से बना है? हिमालय का चट्टान ये अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक से बना है। चलिए आगे देख लेते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? तो हिमाद्री है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? हिमाद्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने जो क्वेश्चन क्या कर रहा है? हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है। हिमालय का पाद प्रदेश को क्या कहते हैं? शिवालिक। पाद मतलब पैर यानी नीचे वाला, ठीक है। तो हिमालय का पाद प्रदेश किसे कहते हैं? तो शिवालिक को कहते हैं, ठीक है। शिवालिक का निर्माण किस काल में हुआ? तो शिवालिक का निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल में। किस काल में? सेनोजोइक काल में। काल याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में, बहुत बार रिपीट होता है। देखिए प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है। तो प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण पेलियोजोइक कल्प से, और लेकिन शिवालिक का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है, ठीक है। ये सेनोजोइक काल है और ये पेलियोजोइक है, ठीक है। तो पेलियोजोइक में प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है किस कल्प से? तो पेलियोजोइक कल्प से। और प्रायद्वीपीय पर्वत कौन हो गए? तो जो प्रायद्वीपीय भाग उसे कहा जाता है जो तीन तरफ से समुद्र से लगा हो या घिरा हो, ठीक है। तो उधर का जो पर्वत है उनका निर्माण किससे संबंधित है? तो पेलियोजोइक कल्प से, ठीक है। अब देखिए महान, जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत का नीचे का इधर तो पूरा समुद्र ही लगा है, इधर अरब सागर, ठीक है, इधर बंगाल का खाड़ी है, ठीक है, पूरा समुद्र से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है। तो देखो करते हैं, पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी। तो गोदावरी इधर है ना, बहती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महान हिमालय की औसत ऊंचाई। तो महान हिमालय जो है इसका औसत ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर। कितना है? 6100 मीटर। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर, ठीक है। अर्कान योमा पर्वत स्थित है। अर्कान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? म्यांमार में। अर्कान योमा पर्वत म्यांमार में। मेवाड़ का पठार कहाँ है? तो मेवाड़ का पठार राजस्थान
और मध्य प्रदेश में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मेवाड़ का पठार पाया जाता है। ठीक है, मालवा का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, अब देखिए भारत का जो ये नक्शा है इसमें आपको गुजरात यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, राजस्थान यहाँ मिल जाएगा और मध्य प्रदेश यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मालवा का पठार फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए मालवा का पठार अवस्थित है, तो मालवा का पठार अवस्थित है, यहाँ पूछ दिया कि किन किन श्रृंखलाओं के मध्य? तो अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य, यानी अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के श्रृंखला के बीच में ये स्थित है मालवा का पठार। ठीक है, अब देखिए मैकाल का पठार है, तो मैकाल का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में। मैकाल पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बार बार बोल रहे हैं कि ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? मैकाल पठार तो स्थित है छत्तीसगढ़ में, लेकिन मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? अमरकंटक। और यहीं से कौन कौन नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से ही निकलती है। कमेंट में बताइएगा कि और कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का रूर। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। अब देखिए छोटा नागपुर का पठार की ऊंची चोटी कौन है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये पारसनाथ की चोटी को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है कौन? पारसनाथ। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। दक्कन का पठार बना है, तो दक्कन का पठार कैसे चट्टान से बना है? दक्कन का पठार हालांकि महाराष्ट्र साइड में मिलता है। देखिए दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टान से। दक्कन का पठार किस चट्टान से बना है? बेसाल्ट चट्टान से। ठीक है, दक्कन का पठार स्थित है, तो देखिए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में दक्कन का पठार स्थित है। ठीक है, दक्कन पठार का पूर्वी भाग है, तो दक्कन पठार का ही पूर्वी भाग को क्या हम लोग बोलते हैं? विदर्भ। दक्कन पठार का पूर्वी भाग क्या है? विदर्भ। ठीक है, विदर्भ किसका पूर्वी भाग है? तो दक्कन पठार का ही पूर्वी भाग विदर्भ है। अब देखिए माहिम तट कहाँ स्थित है? तो माहिम तट महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको माहिम क्रीक भी बोला जाता है। ठीक है, माहिम क्रीक। ठीक है, जैसे सर क्रीक गुजरात में है उसी तरह माहिम क्रीक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। गिरनार की पहाड़ी स्थित है, तो गिरनार पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में। गिरनार पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में। दक्षिण पठार की ढाल है, यानी दक्षिणी पठार जो है उनका ढाल किस तरफ है? तो पूर्व की तरफ है। दक्षिणी पठार की ढाल किस तरफ है? पूर्व की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ ऊंचाई है और पूर्व की तरफ ढलान है। ठीक है, दक्षिणी पठार की ढाल किस तरफ है? तो पूर्व की ओर। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये ऐसे ही छोटा मोटा बना देते हैं फिगर इधर। ठीक है, अच्छा फिगर नहीं बना, छोटा सा बना है। ठीक है, तो ये यही ना इधर वाला दक्षिणी भाग है ये सब। ठीक है, तो इसमें यदि पर्वत होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक पर्वत है, ये तो पर्वत हो गया। ठीक है, तो इस तरह का है। ठीक है, यानी इधर दक्षिण, ये तो दक्षिण में है, ये पर्वत जो है दक्षिण में है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पर्वत दक्षिण भाग में ही ना भारत के। ठीक है, लेकिन इसका ढलान किधर है? तो इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया दक्षिण। ठीक है, तो ये ढलान इसका देख रहे हैं पूरब की ओर है, यानी इधर ऊंचा है, पश्चिम की तरफ ऊंचा है और इधर आके नीचा हो गया, तो इसका ढलान किधर है? पूरब की ओर। ठीक है, तो दक्षिण पठार की ढलान किधर है? पूरब की ओर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यू आकार की घाटियों का निर्माण हिमछादन द्वारा होता है। यू आकार की घाटियों का निर्माण हिमछादन द्वारा होता है। धारवाड़ का पठार है कहाँ? तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। सतपूर्णा पहाड़ियाँ स्थित है, तो सतपूर्णा पहाड़ियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच है। सतपूर्णा पहाड़ी कहाँ है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सतपूर्णा की पहाड़ी स्थित है, तो सतपूर्णा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपूर्णा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपूर्णा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। सतपूर्णा रेंज की सर्वोच्च चोटी कहाँ है? धूपगढ़ी में। ठीक है, धूपगढ़ स्थित है। धूपगढ़ी स्थित है कहाँ? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। देखिए महादेव पहाड़िया, महादेव पहाड़िया कहाँ स्थित है? सतपूर्णा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहीं महादेव पहाड़ियाँ स्थित है। तो महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? सतपूर्णा पर्वत श्रेणी के भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहीं पर महादेव पहाड़ियाँ स्थित है। अब देखिए महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा का पर्वत है, उड़ीसा में महेंद्रगिरी है पर्वत, तो महेंद्रगिरी उड़ीसा पर्वत ये कहाँ है? तो पूर्वी घाट में है। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? तो पूर्वी घाट में। आपको मालूम हो गया कि महेंद्रगिरी जो पर्वत है ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा आपको नहीं मालूम है?
कहाँ है भारत का? ये दक्षिणी भाग है, उड़ीसा यहाँ नहीं है, तो ये क्या हो गया? पूर्वी भाग ना हुआ तो पूर्वी घाट की तरफ है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो मैप आपको मालूम रहेगा तो अपने आप मार दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी घाटी है कैसे? तो एक भ्रंश कगार पर है। पश्चिमी घाटी है एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाटी क्या है? तो एक भ्रंश कगार है। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी घाट को कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है। उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है? कालसूबाई। अब देखिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, लेकिन पश्चिमी घाट में एक उत्तरी सह्याद्री है, एक दक्षिणी सह्याद्री है, यानी एक पश्चिमी घाट में भी एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो नीचे वाला को दक्षिणी सह्याद्री कहेंगे, ऊपर वाला को उत्तरी सह्याद्री कहेंगे। तो उत्तर सह्याद्री यानी ऊपर वाला का सर्वोच्च शिखर कौन है? कालसूबाई। और नीचे वाला का यानी दक्षिण वाला जो सह्याद्री है यानी पश्चिमी घाट, उसका सर्वोच्च चोटी कौन है? शिखर? तो ये कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख हालांकि कर्नाटक में है। ठीक है, अब देखिए उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी कौन है? तो महाबलेश्वर है। ठीक है, उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर है और इसकी उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है? कालसूबाई। ठीक है, और दक्षिण सह्याद्री का कुद्रेमुख आप मालूम ही हो गया आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। महाबलेश्वर का उच्चतम पॉइंट कौन है? यानी उत्तर सह्याद्री का दूसरा प्रमुख चोटी था ना महाबलेश्वर, तो इसी महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन है? तो विल्सन पॉइंट। तो विल्सन पॉइंट किसका उच्चतम बिंदु है? तो महाबलेश्वर का ये उच्चतम बिंदु है। ठीक है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो अनाईमुद्दी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? पर्वत चोटी अनाईमुद्दी है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत भी इसे बोल जाते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो अनाईमुद्दी। ठीक है, अनाईमुद्दी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। अनाईमुद्दी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन है? नीलगिरी पहाड़ी। कौन है? नीलगिरी पहाड़ी। अब देखिए ये भारत का नक्शा नीचे में हो गया। ठीक है, इधर हो गया पूर्वी भाग, इधर हो गया पश्चिमी भाग। ये दोनों भाग आके यहाँ पर नहीं मिल रहा है और यहीं पर न है तमिलनाडु के पास में। ये तमिलनाडु में क्या है? नीलगिरी पहाड़ी यही ना है। ठीक है, तो अब वही तो बात पूछा है। पूर्वी घाट ये हो गया पूर्वी घाट भाई, और ये पश्चिमी घाट ये हो गया पश्चिम घाट भाई। दोनों का मिलन बिंदु है यहीं पर ना है, सम्मिलन बिंदु चाहे सम्मिलन स्थल चाहे मिलन बिंदु का ये ऐजे तो नीलगिरी पहाड़ी है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, वही बात पूछ लिया गया है। अब देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक। सही बात है, तमिलनाडु है इस साइड में, कर्नाटक है उस साइड में, पतला करेला जैसा केरल लगा है। ठीक है, पश्चिमी तरफ करेला लगा है यानी केरल। ठीक है, अब देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये जो नीलगिरी है तमिलनाडु में, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है। कौन है? दोदा बेटा। ठीक है, ऊटकमंड ऊटी स्थित है। ऊटकमंड या ऊटी कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी पर ही ऊटकमंड या ऊटी स्थित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। आपको मालूम होगा, बहुत बार रिपीटेड किया है क्वेश्चन बहुत। चलिए आगे देख लीजिए। कार्डमम पहाड़ी स्थित है। देखिए कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलायची ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। ठीक है, कार्डमम यानी इसको इलायची बोलते भी हैं इंग्लिश में। चलिए आगे देख लेते हैं। केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित है कार्डमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। शिवराय की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। और कार्डमम पहाड़ी कहाँ है? केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर। ठीक है, कार्डमम यानी इलायची पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु, और शिवराय पहाड़ी कहाँ? तो तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ है? तो शेषाचलम पहाड़ी ये कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, शेषाचलम पहाड़ी कहाँ है? तेलंगाना में। कोडाईकनाल स्थित है कहाँ? पालनी पर्वत श्रेणी में। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? पालनी पर्वत श्रेणी जोन है वहीं पर तमिलनाडु में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। इसका कितना ऊंचाई है? तो 8850
मीटर यानी 8,850 मीटर ऊंचा है। और कहाँ इसका स्थिति, तो नेपाल में अवस्थित है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम से जानते हैं तो सागरमाथा का नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को किस अन्य नाम से, तो सागरमाथा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, जिसको हम लोग K2 भी कहते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, गोडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 भी कहते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि गोडविन ऑस्टिन या K2 जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा है। ये है सिक्किम राज्य में अवस्थित है। अब देखिए पूछेगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी होगा कंचनजंगा ही होगा। ठीक है। और भारत की दूसरी कहेगा तो ये कंचनजंगा होगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नंदा देवी चोटी स्थित है, तो नंदा देवी चोटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी भाग है, ये किसका भाग है, तो कुमायूं हिमालय का। कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी का जो भाग है ये कुमायूं हिमालय का है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये जो है सतलज और काली नदी के बीच पाया जाता है कुमायूं हिमालय, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू घाटी। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। शिमला स्थित है, तो शिमला धौलाधर श्रेणी में ही स्थित है। शिमला कहाँ स्थित है, धौलाधर श्रेणी में ही स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। शांत या मौन घाटी, तो शांत या मौन घाटी, इसको इंग्लिश में साइलेंट वैली भी कहते हैं, तो ये कहाँ स्थित है, तो केरल में। ठीक है। साइलेंट मतलब मौन या शांत होता ही है, और वैली मतलब घाटी, तो शांत घाटी कहिए, मौन घाटी कहिए या साइलेंट वैली कहिए, कहाँ है, केरल में है। ठीक है। चलिए आगे देख लें। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। ठीक है। काराकोरम दर्रा स्थित है कहाँ, तो लद्दाख क्षेत्र में है। काराकोरम दर्रा कहाँ है, लद्दाख यूटी जो है वहीं पर काराकोरम दर्रा है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, तो नाथुला और जेलेपला ये कहाँ है, सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ठीक है। जोजिला और बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है, तो जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। शिव किला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। माना, नीति, लिपुलेख तीनों के तीनों उत्तराखंड में। ठीक है। अब देखिए बोमडीला दर्रा, तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा स्थित है, तो रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल में। रोहतांग दर्रा हिमाचल में। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल में। चलिए और बोमडीला अरुणाचल में। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है मनाली को लेह से जोड़ता है, तो मनाली को लेह से कौन जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा किसको किसको जोड़ता है, मनाली को लेह से। ठीक है। अब देखिए श्रीनगर और लेह को, तो श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ता है, जोजिला दर्रा। ठीक है। श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ता है, जोजिला दर्रा। ठीक है। तो देखिए ऐसे याद रखेगा MLR। ठीक है। MLR और एक याद रखिएगा SLJ। ठीक है। SLJ। ठीक है। तो ML में R, ML में याद रखना है R, और SL में याद रखना है J। ठीक है। SLJ MLR, तो M से हो गया मनाली, L से हो गया लेह, और R से हो गया रोहतांग दर्रा। उसी तरह S से हो गया श्रीनगर, L से हो गया लेह, और J से हो गया जोजिला। तो याद रखिएगा MLR SLJ। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। खैबर दर्रा स्थित है, तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। खैबर दर्रा ऐसे याद रखेगा, खबरदार खैबर दर्रा खबरदार पाकिस्तान। ठीक है, भूलिएगा नहीं। ठीक है। खैबर दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, और श्रीनगर को जम्मू से कौन जोड़ता है, अब देखिए ये आ गया बनिहाल दर्रा। ठीक है। बनिहाल दर्रा। ठीक है। अभी हम बताए थे MLR। ठीक है। उसके बाद SLJ, अब फिर याद रखिए SJB। ठीक है। याद रखिए MLR मनाली को लेह से रोहतांग दर्रा हो गया। ठीक है। श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा हो गया, और SJB इसका क्या अर्थ हुआ, श्रीनगर को जम्मू से बनिहाल दर्रा। ठीक है। तो याद रखिएगा SJB SLJ MLR। ठीक।
ठीक है, याद नहीं हो जाएगा MLR MLR। अब जो ऑप्शन आएगा तो आप ऐसे खटाक से मार दीजिएगा MLR SLJ, ठीक है, SJB, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, भारत के द्वीप समूहों को 2 भागों में विभाजित है, यानी भारत के द्वीप समूह है वो कितने भागों में विभाजित है, 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। देखिए तो ये कौन कौन 2 भाग विभाजित हैं, तो देखिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के द्वीप समूह कितने भागों में विभाजित है, 2 भाग में, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अंडमान निकोबार है कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप पर, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, ये ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है अंडमान निकोबार, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अब देखिए अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो बात यहाँ पर आया है 10 डिग्री चैनल का, तो ये भी जान लीजिए कि 8 डिग्री चैनल भी होता है, 9 डिग्री चैनल भी होता है, ये 10 डिग्री होगा। तो 10 डिग्री के तो जान गए अंडमान को निकोबार से, ठीक है। और 8 डिग्री किसको किसको जोड़ता है, तो ये मालदीव को मिनिकॉय से, ठीक है। और वहीं 9 डिग्री का बात करें तो ये लक्षद्वीप को जोड़ता है किससे, मिनिकॉय से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 डिग्री जानिए गए अंडमान को निकोबार से, चलिए अलग करता है मतलब। चलिए आगे देख लेते हैं। अंडमान निकोबार समूह में कुल कितने द्वीप हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल कितने द्वीप हैं, 572, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और इसमें कुल द्वीपों की संख्या है 572। चलिए आगे देखें। पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ, तो पोर्ट ब्लेयर जो इसका राजधानी है अंडमान निकोबार का, पूछता है बहुत बार, ध्यान पर रखिएगा। अंडमान द्वीप पर तो स्थित है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, लेकिन कौन से अंडमान पर, दक्षिणी अंडमान या उत्तरी अंडमान, तो पोर्ट ब्लेयर जो है स्थित है कहाँ, दक्षिणी अंडमान, ये ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। यानी नीचे की तरफ राजधानी है, ऊपर की तरफ उत्तर में नहीं है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, नीचे में, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है, यानी कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग कौन करता है, ठीक है, कोको स्टेट अलग करता है, ठीक है। और कोको स्टेट कहाँ है, उत्तरी अंडमान में ही है, ठीक है, जो कि कोको द्वीप म्यांमार को और उत्तरी अंडमान को अलग करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है डंकन पास स्थित है, तो डंकन पास स्थित कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। डंकन पास कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के या लघु अंडमान के बीच स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मरकत द्वीप, मरकत को इंग्लिश में एमराल्ड भी कहा जाता है, तो मरकत द्वीप या एमराल्ड आइसलैंड भी इसे कहा जाता है। ये इसको मतलब इसको मरकत द्वीप को और किस नाम से जाना जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए या वहीं पर है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही है मरकत द्वीप, ठीक है। इसको एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो काला पानी के नाम से किससे जाना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही, यानी काला पानी के नाम से भी जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, और मरकत द्वीप के नाम से भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है, या एमराल्ड आइसलैंड कहिए या एमराल्ड द्वीप के नाम से भी अंडमान निकोबार को जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप है, ये कहाँ स्थित है, तो मध्य अंडमान के पूर्व में, ठीक है। जो बीच में अंडमान है, मध्य अंडमान, उसके पूर्वी भाग में स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, मध्य अंडमान के पूर्व में, ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, तो सैडल पीक है, ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, सैडल पीक। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में है, लेकिन इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, ये कहाँ है, तो ये उत्तरी अंडमान में है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ है, सैडल पीक, उत्तरी अंडमान में। चलिए आगे देख लेते हैं। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है, यानी नारकोंडम कैसा ज्वालामुखी है, तो सुसुप्त है, सक्रिय नहीं है, कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में, ठीक है। ये कहाँ है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में, ठीक है। चलिए अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट थुलियर है। माउंट थुलियर अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला कौन था, सैडल पीक था,
ठीक है। उत्तरी अंडमान में माउंट थुलियर है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कि ग्रेट निकोबार में है। कहाँ? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है? तो 60 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को 6 डिग्री चैनल इसको अलग करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है कौन? तो ग्रैंड चैनल। यानी सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है, इसको ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। कोई करता होगा चैनल, तो वो ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को अलग करता है, ठीक है। सुमात्रा और जावा दोनों के दोनों कहाँ हैं? इंडोनेशिया में, जावा और सुमात्रा, ठीक है। जावा द्वीप भी वहीं पर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सोम्पेन जनजाति कहाँ पर निवास करती हैं? तो ये निकोबार द्वीप के आसपास पाई जाती है, ठीक है। निकोबार द्वीप पर सोम्पेन जनजाति, ठीक है। तो सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप, ठीक है। रॉस द्वीप जिसको सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो रॉस द्वीप यानी सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप को शहीद द्वीप नाम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ है? दक्षिण अंडमान में, ठीक है। तो रॉस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप का शहीद द्वीप, ठीक है। तो ये दक्षिण अंडमान में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में, और ये अंडमान द्वीप पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर के उत्तरी पूर्वी भाग में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप। अब्दुल कलाम का व्हीलर द्वीप इसका नाम है। और ये कहाँ है? अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? यानी व्हीलर द्वीप उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और ये कोरल द्वीप से निर्मित द्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप है। प्रवाल भित्ति को ही कोरल कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो कोरल रीफ द्वारा ये बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखें। ओंग जनजाति, तो ओंग जनजाति जो पाई जाती है छोटा अंडमान द्वीप पे पाई जाती है, ठीक है। ओंग जनजाति कहाँ है? छोटा अंडमान द्वीप पर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ओंग जनजाति कहाँ की है? छोटा अंडमान। चलिए लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में 36 है, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, तो देखिए 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अभी हमने बता दिया था 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री और 6 डिग्री भी आपने देख लिया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है, तो देखिए 9 डिग्री भी आ गया। देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप ऑनड्रोड है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ऑनड्रोड, ठीक है। चलिए आगे देखें। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है? तो बिटरा। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है बिटरा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ऑनड्रोड। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है, लक्षद्वीप में जो निवासी हैं ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम भाषा बोलते हैं। और किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा केरल की राजकीय भाषा है, ठीक है, मलयालम, ठीक है। चलिए, और ये एक ऐसा भाषा है कि जो दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही आएगा, मलयालम, इधर से भी पढ़िएगा तो मलयालम, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए पंबन द्वीप आदम ब्रिज का भाग स्थित है, ठीक है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का भाग है। ये कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो ये रहा, क्या कर रहा है? न्यू मूर द्वीप स्थित है। तो न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में ही। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र के 2 भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग? हिमालयी भाग और प्रायद्वीपीय भाग। हिमालय भाग ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला दक्षिण वाला प्रायद्वीपीय भाग हो गया, ठीक है, जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, तो वो प्रायद्वीपीय भाग हो गया। तो भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भाग में बांटा गया, हिमालयी भाग एवं प्रायद्वीपीय भाग। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियाँ कौन कौन है? तो गंगा हो गया, सिंधु हो गया, सतलज, ब्रह्मपुत्र। हिमालयी नदियाँ कौन कौन है? गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सभी हिमालयी नदियाँ का उदाहरण है। चलिए आगे देखें। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। कमेंट बताइएगा कि
इसका लंबाई कितना है, ठीक है। गंगा निकलती है कहाँ से, तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से उत्तराखंड से निकलती है गंगा, ठीक है। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है तब इस संयुक्त रूप से धारा क्या कहलाती है, तो अलकनंदा और भागीरथी जब देव प्रयाग में आके मिलती है तो इससे वहीं से इसको किस नाम से जाना जाता है, गंगा से। यानी इससे पहले अलकनंदा एवं भागीरथी दो नदियों में ये बटा हुआ रहता है, लेकिन गंगा इसको कब से बोला जाता है, जब अलकनंदा और भागीरथी आके मिल जाती है देव प्रयाग में, तो वहीं से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है, तो अलकनंदा के तट पर। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो अलकनंदा नदी के तट पर, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, मेघना। यानी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की मिली हुई धारा को क्या कहते हैं, मेघना, ठीक है। तो मेघना किन की संयुक्त धारा है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के, ठीक है। अब देखिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये हरदम अपना मार्ग ही बदलते रहती है, कभी इधर से निकल जाएगी कभी उधर से रास्ता चेंज कर देगी, इसीलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, ठीक है, दामोदर नदी, ठीक है। बिहार का शोक मतलब वो मार्ग बदलते रहते हैं, कब मार्ग बदलेगा नदी, मतलब हमेशा बाढ़ आते रहता है, तो इसीलिए उसको बिहार का शोक कहते हैं। अब चलिए आगे देखें। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। उड़ीसा का शोक महानदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को और बिहार का शोक कोसी नदी। चलिए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये जो दामोदर नदी है बंगाल वाला, ये निकलता है छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में, ठीक है, लेकिन बंगाल में जाके तबाही मचा देती है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी, ठीक है। चलिए जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। चलिए केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, यानी केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच कौन नदी बहती है, तो मंदाकिनी नदी। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच कौन बहती है, मंदाकिनी नदी, ठीक है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो गोमती नदी जो है ये मैदान से इसका उद्गम होता है, यानी मैदानी भाग से निकलती है। एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है, गोमती, ठीक है, लखनऊ में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना है, और ये निकलती है यमुनोत्री हिमानी से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है, यानी कहाँ से निकलती है, तो देखिए यमुना नदी बंदरपुछ के यमुनोत्री से, देखिए यहाँ पे दिया है यमुनोत्री, तो बंदरपुछ के यमुनोत्री पहाड़ी से निकलती है। देखिए सोन नदी का उद्गम कहाँ से है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है, ठीक है। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट है गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, इसको नेपाल में शालिग्राम या नारायणी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं गंडक नदी को, नेपाल में शालिग्राम या नारायणी, ठीक है। ये बूंदी गंडक नहीं है, ये गंडक नदी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं, एस्चुअरी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं, तो एस्चुअरी कहा जाता है, यानी ज्वारोन्मुख कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे। ज्वारोन्मुख यानी एस्चुअरी बनाने वाली नदियाँ कौन कौन है, तो एस्चुअरी बनाती है नर्मदा और ताप्ती नदी। और ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ये किस तरफ बहती है, एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन नदी पश्चिम की ओर बहती है, माही बहती है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, माही वगैरह नदी है ये भी बहती है पश्चिम की ओर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, यानी भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, तो ये हुगली नदी के मुख पर सबसे बड़ा नदी मुख है, ठीक है, हुगली नदी के मुख पर। देखिए भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी। चलिए और विश्व में सबसे पूछेगा तो अमेजन नदी है सबसे चौड़ी नदी, और लंबी में पूछ देगा तो नील नदी विश्व में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए भारत में सबसे लंबी तो गंगा और चौड़ी में ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे देख लेते हैं।
तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यारलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है। यारलुंग जंगबो या यारलुंग सांगपो भी कहीं लिख देता है। तो देखिए, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है यारलुंग सांगपो नदी, चाहे यारलुंग जंगपो यहाँ दिया है, कहीं कहीं सांगपो भी लिख देता है। तो उसको भारत में उसी को हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, यानी एशिया कहिए, विश्व कहिए या भारत कहिए, तो भारत में ही है, तो भारत का भी हो जाएगा सबसे बड़ा। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोनों एक ही है। कौन है? माजुली द्वीप, जो कि कहाँ है? असम में, और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कौन सा जिला में? असम के, तो जोरहाट जिला में। ठीक है, असम के जोरहाट जिला में। ठीक है, माजुली द्वीप स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मानस और लोहित नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो मानस नदी और लोहित नदी दोनों की दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, और इसी लोहित नदी पर ढोल सादिया पुल बना था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भूपेन हजारिका के नाम पर, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि कला से क्षेत्र से जुड़े हुए थे। चलिए आगे देख लेते थे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। ठीक है, वो अभी बोले थे ना जंगपो, वहाँ पे दिया था, कहीं कहीं इसको सांगपो भी लिखता है। ठीक है, यारलुंग सांगपो या यारलुंग जंगपो। चलिए अब देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और बांग्लादेश में इसको यमुना कहा जाता है। यमुना नहीं, यमुना नहीं, यमुना तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो ही गई। ये जमुना कहा जाता है, जमुना। य में और ज में फर्क होता है। ठीक है, जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, जमुना। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, और किन नदियों को मिलाकर बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को मिलाकर बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन कौन नदियाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, और उस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश में, भारत और बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए आगे देखें। डेल्टा की आकृति होती है, तो डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होता है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है कौन कौन नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। ये डेल्टा के बजाय क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, ज्वारनमुख बनाती है। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, कौन कौन नदी? नर्मदा और ताप्ती, पहले भी हम देख चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, डेल्टा कौन कौन नदी बनाती है? कावेरी, गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, ये सब डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो डेल्टा बनाने वाली नदी कौन है? कावेरी हो गई, गंगा हो गई, महानदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सभी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से, वहीं से तिब्बत के से निकलती है सिंधु नदी भी, हालांकि थोड़ा सा स्पेस अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। इसके तहत भारत को कितना % जल दिया गया और पाकिस्तान को कितना % जल दिया गया, यह भी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। कौन है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? चिनाब। और इसका आधुनिक नाम क्या है? तो चिनाब नदी, सॉरी चिनाब, ये तो आधुनिक नाम है। इसका पुराना नाम क्या है चिनाब नदी का? तो चिनाब नदी का पुराना नाम आस्किनी है। क्या इसका नाम है? आस्किनी। एग्जाम में पूछ लिया करता है, तो ध्यान रखिएगा। चिनाब नदी का पुराना नाम आस्किनी है। ठीक है, चलिए। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है, तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहते हैं? चंद्रभागा नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो देखिए, बगलिहार सलाहाल दुलहस्ती परियोजना निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए ये तीनों के तीनों, बगलिहार परियोजना हो गया प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट हो गया या दुलहस्ती प्रोजेक्ट, ये तीनों का तीनों प्रोजेक्ट निर्मित है चिनाब नदी पर ही। कहाँ है? बगलिहार परियोजना चिनाब नदी, सलाल परियोजना चिनाब नदी, दुलहस्ती परियोजना भी चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है, झेलम नदी का उद्गम होता है कहाँ से? तो झेलम नदी बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है, यानी बेरीनाग
के समीप शेषनाग झील है, वहीं से झेलम नदी निकलती है। शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है, ठीक है। कहाँ से? तो वेरीनाग के समीप से। वेरीनाग कहाँ है? कश्मीर में, ठीक है। पूरा नागनाग वाला झील तो कश्मीर में ही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। शेषनाग झील, अनंतनाग सब तो कश्मीर में ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। तुलबुल तथा उरी परियोजना चलाई जा रही है। देखिए तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर पूछा जाता है एग्जाम में। उरी परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल, तो सतलज नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और कहाँ से? राक्षसताल पहाड़ी से, राक्षसताल पहाड़ी से, ठीक है। राक्षसताल या राक्षसताल भी कहा जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के राक्षसताल से सतलज नदी है। सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सतुद्री नदी। ये सभी ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि इनका पुराना नाम क्या है, तो सतलज का सतुद्री, ठीक है। व्यास का विपाशा बताइए दिए हैं, चिनाब आया तो उसका अस्किनी बताइए दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सभी कौन सी नदियाँ हैं? तो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल यानी भाखड़ा नांगल हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है। किस नदी से? तो सतलज नदी से। यानी सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध है, हरिके बैराज बांध है, इंदिरा गांधी नहर भी यहीं से निकलती है, सतलज नदी से ही। चलिए आगे देख लेते हैं। दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भाग जो है वहाँ का बात कर रहे हैं। यानी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। यानी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ कहने का मतलब तो कौन कौन है? तो दक्षिण में कौन कौन नदी बहती है भाई? देख लीजिए, महानदी है, उधर ही दक्षिणी भाग में ही गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, जो कि पूर्व की ओर बहती हैं। यानी दक्षिणी भाग में बहने वाली नदियाँ कोई होगी कि पूर्व की तरफ बहेगी और कोई होगी कि पश्चिम की ओर बहेगी। तो देखिए पूर्व की ओर बहने वाली कौन कौन नदियाँ हो गई? महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी कहाँ बहेगी? पूर्व की ओर बहेगी, ठीक है। जबकि नर्मदा, ताप्ती एवं माही कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। यह भी बात आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नर्मदा का उद्गम होता है तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, और मुहाना कहाँ है? अरब सागर में। नर्मदा कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में, ठीक है। अब देखिए ये भाग रहा इंडिया का, तो यही ना अरब सागर है ये, तो इधर से निकलेगी, ठीक है, अब अरब सागर में गिरेगी। तो ये कहाँ गिर गई? पश्चिम की ओर नहीं बह रही है, पश्चिम की तरफ नहीं जा रही है, इधर तो पूरब हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से भी मैप से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, तो गुजरात का जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा नदी है, जो कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन है? गोदावरी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। कर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो नर्मदा नदी, जो कि विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो गई। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी? तो गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन नदी निकलती है? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी। यानी गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। और दक्षिण की गंगा कहेगा, यहाँ पर दक्षिण केवल की लग जाएगा, यहाँ पर दक्षिण की गंगा, तो वो कावेरी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी, ठीक है। और यहाँ पर की नहीं रहेगा, यदि की रहेगा तो वो हो जाएगा कावेरी, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम होता है कहाँ से? तो कर्नाटक के कोडागु जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, और गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। अब कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कोडगु जिला, कर्नाटक से, ठीक है। अब देखिए कावेरी नदी गिरती है, तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है भाई? तो बंगाल के खाड़ी में गिरती है, पूरब की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। देखिए दक्षिण गंगा
किसको? गोदावरी को। आ ही गया क्वेश्चन दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा ये कावेरी को, ठीक है, या दक्षिण की गंगा कहे या दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, ठीक है, और दक्षिण गंगा केवल कहेगा तो वो गोदावरी, ठीक है। कावेरी नदी जल विवाद होता है, तो कावेरी नदी जल विवाद किनके किनके बीच होता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य। तो जितने भी सारे जल विवाद हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो में हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ट्रिक बनाकर, वहाँ से आप देख सकते हैं कावेरी नदी जल विवाद हुआ या सिंधु जल विवाद हुआ, मतलब जितना भी नदी से जल विवाद है किन किन राज्यों से संबंधित है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया करता है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, यदि आप ट्रिक चाहते हैं तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए कावेरी नदी जल विवाद किसके किसके बीच है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी, यानी 4 राज्यों के मध्य, ठीक है, और पुदुचेरी तो हो गया यूटी एक, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम होता है, तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से, ठीक है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, हम आपसे पूछे भी थे कि बताइएगा कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन नदी निकलती है, तो आपका तो आंसर यहीं पर मिल गया। चलिए तो कौन सा नदी से? कृष्णा नदी का उद्गम होता है कौन से पहाड़ी से? तो महाबलेश्वर से, ठीक है। महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर है, वहीं से कृष्णा नदी निकलता है, ठीक है, जबकि गोदावरी निकलती है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और दोनों का दोनों प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, गोदावरी भी है, कृष्णा नदी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। चलिए आगे देख रहे हैं। कृष्णा नदी जल विवाद, तो देखिए ये फिर आ गया जल विवाद बोला। कृष्णा नदी जल विवाद किन के बीच है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच, ठीक है। और कब से है? तो 1957 से, ठीक है। कृष्णा जल विवाद किनके बीच? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच, ठीक है। तो नदी जल विवाद बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो पूछ लिया करता है स्टेट पीसीएस में, तो खास करके और प्रीलिम्स में वगैरह मेंस में भी पूछ लिया करता है, ठीक है। स्टेट पीसीएस में, मेंस में तो नहीं, लेकिन ये मेंस में भी दे सकता है क्वेश्चन, लेकिन खासकर बीएसएस सीजीएल हो गया या दरोगा हो गया, इस सब में मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से टपक जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। लवनी नदी के रूप में जानी जाती है, लवनी नदी के रूप में किसे जाना जाता है? तो लूनी नदी को। देखिए लूनी नदी को लवनी नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लवण यानी नमक का मात्रा ज़्यादा रहता है, लवण का, साल्ट का, इसीलिए लवणी नदी इसको कहा जाता है, ठीक है। लवण ज़्यादा रहता है यानी साल्ट इसमें मात्रा ज़्यादा होता है, इसीलिए लूनी नदी को लवणी नदी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली पर्वत से निकलती है, जो कि राजस्थान में है, अरावली पर्वत, ठीक है। अब देखिए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, कौन नदी? तो लूनी नदी ही कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए कच्छ जिला गुजरात में है, ठीक है, वहीं पर विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में, ठीक है। अब देखिए नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता, यानी कौन कौन सी नदी है जो भारत के क्षेत्र से नहीं निकलती है, यानी उद्गम भारत में नहीं होता है? तो सतलज हो गया, घाघरा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, गंडक हो गया, ये सब भारत से नहीं निकलती है, ठीक है। सतलज नहीं निकलती है, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक, ठीक है, ये भारत के बाहर से निकलती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हरिद्वार, वाराणसी, पटना है किस नदी के तट पर? तो गंगा नदी के तट पर है। हरिद्वार भी गंगा नदी के तट पर, बनारस भी गंगा नदी और पटना भी गंगा नदी के तट पर। पूछ लिया करता है शहरों नदियों के किनारे बसे शहर का नाम पूछ लिया करता है, जैसे दिल्ली, आगरा, मथुरा, तीनों के तीनों यमुना नदी के किनारे हैं, ठीक है। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, लुधियाना, फिरोजपुर, लुधियाना है सतलज नदी और फिरोजपुर भी सतलज नदी के किनारे, दिल्ली है यमुना नदी, आगरा है यमुना नदी, मथुरा है यमुना नदी, हरिद्वार, वाराणसी, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर कहाँ है? झेलम नदी के किनारे। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, जिसका नाम है गोमल नदी भी कहते हैं। उज्जैन है छिपरा नदी के किनारे, उज्जैन कहाँ है? छिपरा नदी के किनारे। कोटा जो राजस्थान का ही है, चंबल नदी के किनारे, कोटा राजस्थान, चंबल नदी के किनारे। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे, अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी के किनारे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कटक, जो कि उड़ीसा में है, तो कटक कहाँ है? महानदी के किनारे, कटक है महानदी के किनारे। जमशेदपुर है स्वर्णरेखा नदी के किनारे, ठीक है। और यहीं पर हुंडरू जलप्रपात है, स्वर्णरेखा नदी पर ही है हुंडरू जलप्रपात, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से पूछ लिया करता है। स्वर्णरेखा जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है। अब देखिए सूरत किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर, सूरत है ताप्ती नदी के तट पर स्थित। देखिए विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में, ये कहाँ स्थित है? तो कृष्णा नदी के तट पर, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर। पणजी जो कि गोवा में है, तो मांडवी नदी के तट पर, पणजी मांडवी नदी के तट पर। विद्यासागर सेतु बनाया गया है किस नदी पर? तो हुगली नदी पर।
विद्यासागर सेतु किस नदी पर? हुगली नदी पर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, हुगली कहाँ है? बंगाल में। चलिए आगे देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? तो बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये कहाँ है? बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है भाई? तो देख लीजिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। देखिए, विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। ये कहाँ है? महानदी पर, उड़ीसा में है, ठीक है। मेटूर बांध है कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। मेटूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है पोंग बांध, जो कि ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसको भी। देखिए, पोंग बांध कहाँ है? ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। थिन बांध है रावी नदी पर, पंजाब में। थिन बांध कहाँ है? रावी नदी पर, पंजाब में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। अलमाती बांध कृष्णा नदी, कर्नाटक में। मैथन बांध, बेल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध, तीनों के तीनों कहाँ है? दामोदर की सहायक नदी जो है बराकर नदी, तो बराकर नदी पर ही। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की सहायक नदी। बंगाल की शोक है दामोदर नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बराकर नदी पर ही मैथन बांध, बेल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध तीनों है, ठीक है। आगे देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन है? तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन है? तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील प्रसिद्ध है किस लिए? तो झींगा पालन के लिए। चिल्का झील में क्या पाला जाता है? झींगा पाला जाता है, ठीक है। भारत का सबसे मीठे पानी की झील कौन है? तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील है। कौन है? बुलर झील, कश्मीर में है। इसी पर कौन है परियोजना? तुलबुल परियोजना है, बुलर नदी पर ही, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, यानी आर्टिफिशियल लेक कौन है? तो गोविंद सागर झील, ठीक है। कौन है? गोविंद सागर झील। और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर निर्मित है? तो रिहंद नदी पर स्थित है। कहाँ है? ये रिहंद नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। और नौ परिवहन वाली झील सबसे कहेगा ऊंचाई पर? तो टिटिकाका है, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में, ये मीठे पानी की झील है। कैसी पानी की झील है? मीठे पानी की झील है, ठीक है। अब देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लमजाओ स्थित है। कहाँ? तो लोकटक झील में ही स्थित है। लोकटक झील में है, किबुल लमजाओ पार्क स्थित है ये, यानी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, ठीक है। इसी में संगाई हिरन भी पाया जाता है, ठीक है। और उसी के नाम पर वहाँ पर मणिपुर में क्या मनाया जाता है? संगाई उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, हमेशा उसमें छलांग लगाते रहता है, कूदते फांदते रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है, और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में, ठीक है, ये झील, ठीक है। तो इनके बारे में देख लीजिए, ये किन नदी पर स्थित है? तो ये तीनों के तीनों स्थित है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर गांधी सागर भी बांध है, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर भी चंबल नदी पर, और जवाहर सागर भी चंबल नदी पर। लेकिन राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है, और गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और चंबल नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखिए, हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच तेलंगाना में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा सिटी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, देखिए पुलिकट है, पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों पर उसके सीमा पर किस प्रकार की एक झील है? लैगून झील है पुलिकट झील, ठीक है। बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। डल झील तो आप जानबे करते होंगे, मानसबल जानिए करते होंगे, कश्मीर में है। अब देखिए, जिसमें भी नाग नागिन आ जाएगा, सब के सब जम्मू कश्मीर में। देखिए, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, नाग नागिन, ठीक है, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में ही हैं, तो ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। और मानसबल और डल झील जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। अब देखिए, राजस्थान के कुछ झील हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सांभर झील राजस्थान में, राजसमंद झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, डिडवाना झील राजस्थान में, फतेह सागर राजस्थान में ही, लूरकरणसर सागर राजस्थान में ही, और जयसमंद झील भी राजस्थान में। तो राजस्थान की झील कौन कौन है? सांभर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर, लूरकरणसर सागर, जयसमंद झील, ये सभी राजस्थान में। देखिए, वेम्बनाड झील और पेरियार झील दोनों केरल में। वेम्बनाड झील और पेरियार झील कहाँ है? केरल में।
कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है फुलहर झील, ठीक है। अब देखिए लोनार झील। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रहस्यमयी झील कहलाता है, तो रहस्यमयी झील किसे कहते हैं? तो रहस्यमयी झील कहते हैं रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। और रूपकुंड झील जो है रहस्यमयी झील इसे कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और कैसा झील है? तो हिम झील है, ठीक है, यानी बर्फ वाला झील है, उत्तराखंड में है रूपकुंड झील, इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? तो रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में है। और इसका ऊंचाई कितना है? 455 मीटर। इसका ऊंचाई कितना है? 455 मीटर। कर्नाटक कितना है? भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा है, कर्नाटक में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो जो गरसोपा है, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है। किस नदी पर? कर्नाटक में शरावती नदी पर है जो गरसोपा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो गरसोपा प्रपात, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अब देखते हैं होगेनकल जलप्रपात। तो होगेनकल जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। देखिए होगेनकल जलप्रपात बहुत बार एग्जाम में ये भी रिपीट किया है। होगेनकल जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में। किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर। तो होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में। देखिए शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्या क्वेश्चन, तो देख लीजिए। काकोलत जलप्रपात, तो काकोलत जलप्रपात है बिहार में, नवादा जिला में। काकोलत जलप्रपात कहाँ है? बिहार के नवादा जिला में, ठीक है। गोकक जलप्रपात कहाँ है? घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक के बेलगावी जिला में। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है और कर्नाटक के बेलगावी जिला में है गोकक जलप्रपात, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करा अब बहुउद्देशीय परियोजना से क्वेश्चन है ये। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना, जो कि 1948 में इसका स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 1948 में, ठीक है, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ये दामोदर घाटी परियोजना किस नदी घाटी परियोजना पर स्थित है? तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर आधारित है, ठीक है। और ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना कहाँ का है? अमेरिका का है। तो उसी पर आधारित यानी मॉडलाइज किया गया है इसको, दामोदर घाटी परियोजना को। ये कब बना था? 1948 में दामोदर घाटी परियोजना का शुरुआत किया गया था। चलिए दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार कहाँ है? झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यानी बहुउद्देशीय परियोजना जितना भी था उसका आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। यानी टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा था? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, ठीक है। किसने? JL नेहरू ने। चलिए आगे देख लेते हैं। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि सतलज नदी पर बना है, ठीक है, भाखड़ा नागल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, तो नागार्जुन सागर अभी हम लोगों ने देखा था। तो देखिए नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, कहाँ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। उरी और तुलबुल परियोजना स्थित है, तो उरी और तुलबुल परियोजना दोनों का दोनों कहाँ है? झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। उरी परियोजना झेलम नदी पर, तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे देख लेते हैं। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यानी किस किस राज्य के? ऐसे तो सरदार सरोवर पूछता है तो सरदार सरोवर गुजरात में है, ठीक है, लेकिन किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है ये? कौन कौन से राज्य को मिलाकर ये परियोजना बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर सरदार सरोवर गुजरात में ही आपको भाग देखने को मिलेगा, ठीक है, इस परियोजना का। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में
प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? कब किया गया और कहाँ किया गया? तो ये 1969 में, जिस समय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का आविष्कार हुआ था, उसी समय तारापुर महाराष्ट्र में भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कब स्थापित किया गया था? 1969 में, तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, कलपकम पावर प्लांट कहाँ स्थित? तो कलपकम पावर प्लांट जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज कौन है? नाभिकीय ईंधन के रूप में जो खनिज प्रयुक्त किया जाता है वो उसका क्या नाम है? तो यूरेनियम। और ठीक है, और दूसरा में क्या आता है? थोरियम। तो पहला माना जाता है प्रायोरिटी यूरेनियम को दिया जाता है और दूसरा थोरियम को दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, कौन है? तो थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है राजस्थान में। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? राजस्थान में। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो नरोरा पावर विद्युत गृह जो है, पावर प्लांट है, तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? गुजरात में। काकरापारा गुजरात में, ये ताप्ती नदी पर है। ठीक है, कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? तो कैगा कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है कुडनुकुलम परमाणु विद्युत गृह। तो कुडनुकुलम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में। कुडनुकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब किया गया था? तो 1897 में दार्जिलिंग सिद्रापोंग में, पश्चिम बंगाल में किया गया था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में किया गया था और ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 1897 में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी, कब की गई थी? शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में। ये कावेरी नदी पर किया गया था, कर्नाटक में। कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जल प्रपात और ये जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी 1902 में। ठीक है, देखिए कलामपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो कलामपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कलामपोंग, कलिम्पोंग नहीं है, कलामपोंग। ठीक है, तो ये कालपोंग है। ठीक है, एक कलिम्पोंग है। ठीक है, तो वो दूसरा चीज़ है। तो देखिए कालपोंग है। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कालपोंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मानगुरु जल संयंत्र, मालगुरु जल संयंत्र कहाँ है? तेलंगाना में। मालगुरु जल संयंत्र तेलंगाना में। थालगुरु जल संयंत्र तो महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए मानगुरु तेलंगाना में है, थालगुरु जल ये महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए मान गुरु जल दे दिया अलग, तो ये गुरु जल मतलब क्या होता है? D2O होता है, यानी भारी जल को कहा जाता है। मान भारी जल संयंत्र या थाल भारी जल संयंत्र कहिए, चाहे उस वही है मान गुरु जल संयंत्र। ठीक है, या थाल गुरु जल संयंत्र। थाल गुरु जल संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र में है, मान गुरु जल संयंत्र तेलंगाना में। चूखा जल विद्युत केंद्र भूटान में। चूखा जल विद्युत केंद्र या चूखा जल प्रपात ये कहाँ है? भूटान में है। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो अरबी भाषा से हुआ है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा कहाँ से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, पश्चिमी समुद्री तट पर। ठीक है, आगे देख लीजिए। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तट या कोरोमंडल तट जिसे कहते हैं उस पर वर्षा कहाँ से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण कोरोमंडल तट या तमिलनाडु के तट पर जाड़े के दिन में वर्षा होती है। अब देखिए भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है तो जून के प्रथम सप्ताह में कहाँ होता है? केरल में। जून के प्रथम सप्ताह में केरल में भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। ठीक है, कहाँ? केरल में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? तो मेघालय के मासिनराम में। मासिनराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व में। ठीक है, मेघालय के मासिनराम में लगभग 1141 सेंटीमीटर। ठीक है, 1141 सेंटीमीटर यहाँ पर लगभग वर्षा होता है मेघालय के मासिनराम में। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा होता है कहाँ पर? तो लेह में। लेह में होता है भारत में सबसे कम वर्षा लेह में। ठीक है, उत्तरी भारत का छोर पर सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है, सुनामी आई थी। सुनामी कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था। सुनामी कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है, सुनामी कैसा शब्द है? तो जापानी शब्द है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें टी साइलेंट होता है, टी सुनामी लिखा जाता है इसको। ठीक है, टी साइलेंट होता है और ये जापानी शब्द है सुनामी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है
भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितना है तो 110 सेंटीमीटर। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा जो है कितना है 110 सेंटीमीटर। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुआ था दिल्ली में, ठीक है। 1875 में दिल्ली में हुआ था भारतीय मौसम विभाग की स्थापना, ठीक है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ तथा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है तो जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सोइल जिसको बोलते हैं, और सर्वाधिक मात्रा में ये पाया भी जाता है जलोढ़ मिट्टी। और इसमें दो प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। मैदानी भाग में ये ज़्यादा पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थ की। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थ की, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जलोढ़ यानी इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, इंग्लिश में जलोढ़ को ही एलुवियल कहा जाता है, ठीक है। मिट्टी को सोयल कहा जाता है तो एलुवियल सोयल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी यानी दोमट मिट्टी में पाई जाती है पोटास की सर्वाधिक मात्रा होती है और चूना भी पाया जाता है। तो पोटास एवं चूना, सर्वाधिक मात्रा पोटास का होता है जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जल धारण क्षमता सबसे कम होता है, यानी जल धारण क्षमता सबसे कम किस में होता है जल धारण क्षमता तो बलुई यानी दोमट मिट्टी, जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें सबसे जल धारण क्षमता कम होता है बलुई दोमट मिट्टी में। भी आई है स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। जल धारण क्षमता सबसे कम किस में होता है बलुई दोमट मिट्टी में, ठीक है। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन है तो सर्वाधिक पानी सोखता कौन है, ठीक है, तो दोमट मिट्टी, ठीक है। अब देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को यानी नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं खादर मिट्टी कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है, खादर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ तब बेसाल्ट चट्टान से। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से। इसी काली मिट्टी में कपास वगैरह उगाया जाता है, ठीक है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर पाया जाता है, ठीक है। रेगुर मिट्टी इसका अन्य नाम भी है, ठीक है। रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। काली मिट्टी का विस्तार है, देखिए काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, यानी खास करके महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी काली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है किसके कारण आयरन ऑक्साइड के कारण, यानी लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है प्रायः लाल होता है, ठीक है। चाय की खेती के लिए उत्तम होता है तो लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यानी लेटेराइट मिट्टी पर ही चाय उगाया जा सकता है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी में ऐसा क्या बहुलता होता है जिसके कारण चाय उगाया जाता है तो आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी में कौन सा होता है तत्व आयरन और सिलिका होता है लेटेराइट मिट्टी में। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है, ठीक है। और सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र कहाँ है तो गुजरात में सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र है, ठीक है। इसीलिए यहाँ का जो लूनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लवणीय नदी भी बोलते हैं, ठीक है। लूनी नदी को लवणीय नदी भी बोला जाता है लवण के कारण ही, ठीक है। क्यों आप देखे होंगे गुजरात के मतलब वहाँ पर गांधी जी हैं नमक कानून भी तोड़े थे, वहीं पर नमक बनाए थे, ठीक है। तो नमक उठाकर नमक कानून तोड़े थे, यानी पहले से ही इतिहास गवाह है कि वहाँ पर लवणता अधिक होगा क्योंकि नमक का उधर खान ही है, ठीक है। तो इसीलिए सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र है गुजरात में। देखिए आगे मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो वनारोपण से, यानी वन लगाकर आप मृदा का अपरदन रोक सकते हैं, ठीक है। तो मृदा अपरदन कैसे रोका जाएगा वनारोपण से, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई कैसे की जाती है तो लघु सिंचाई योजना से किया जाता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कैसे की जाती है तो लघु सिंचाई योजना से, ठीक है। लघु सिंचाई योजना क्या होता है देख लीजिए 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र, यानी 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र को ही लघु सिंचाई योजना कहते हैं, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई इसी के तहत की जाती है लघु सिंचाई योजना से। देश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या क्या है तो नलकूप है देश में, यानी भारत में सिंचाई का मुख्य साधन यानी मुख्य साधन पूछेगा तो क्या है नलकूप है, ठीक है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हर जगह नलकूप लगा रहता है, ठीक है। इस तरह का लगा रहता है और चारों तरफ घूम घूम कर इस तरह पानी छीटा देते रहता है, ठीक है। ये घूमते रहता है और चारों तरफ इस तरह पानी खेत में जाते रहता है, ठीक है। फिर एक यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से इधर का भाग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ लगा है, मतलब दूरी दूरी पर नलकूप लगे रहते हैं, इस तरह से उधर सिंचाई किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नलकूपों की संख्या
कहाँ है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में। देखिए फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान नहर भी से कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर को ही राजस्थान नहर कहा जाता है, जो कि देश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है। राजस्थान नहर जल कहाँ से प्राप्त करती है? तो सतलज, ब्यास एवं रावी नदी से। सतलज, ब्यास और रावी नदी से राजस्थान नहर जल लेती है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज है। हरिके बैराज वहीं से निकलती है, यानी इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से। ठीक है, सतलज और ब्यास नदियों के संगम से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी? गुरुग्राम में। ठीक है, भारतीय कृषि की इतिहास ये पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो एम.एस. रंधावा ने। एम.एस. रंधावा ने भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर किसने लिखा था? एम.एस. रंधावा। भारतीय कृषि का इतिहास एम.एस. रंधावा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया और कहाँ किया गया? तो 1960 में पंतनगर, जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1960 में पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, पंतनगर उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि पंतनगर उत्तराखंड में है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही के आसपास एकदम मिला हुआ था बॉर्डर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, ICAR जिसको बोलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो 23 मई 1929 को। कहाँ? नई दिल्ली में। 23 मई 1929 को दिल्ली में किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना। कहाँ? दिल्ली में किया गया 23 मई 1929 को। रबी फसल की बुआई कब होता है? तो अक्टूबर और नवंबर में। रबी फसल यानी गेहूं, जौ, इस सब का फसल का अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक है, रबी फसल की कटाई कब होता है? तो मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में कटाई हो जाता है। ठीक है, रबी फसल का मार्च अप्रैल में कटाई होता है। वही खरीफ फसल यानी धान वगैरह का कब बुआई होता है? तो बुआई होता है जून जुलाई में। धान का खरीफ फसल का जून जुलाई में। ठीक है, कटाई कब होता है खरीफ फसल का? नवंबर दिसंबर में। और नवंबर दिसंबर में कटाता है। अक्टूबर नवंबर से रबी फसल का बुआई भी चालू हो जाता है। ठीक है, तो खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में और खरीफ फसल की कटाई नवंबर दिसंबर में। ठीक है, प्रमुख रबी फसलें कौन कौन है? तो प्रमुख रबी फसल कौन कौन है आइए देख लेते हैं। तो रबी फसल में हो जाएगा गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू। ठीक है, अब देखिए गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, आलू भी आता है रबी फसल में है। ठीक है, अब देखिए प्रमुख खरीफ फसल है। तो खरीफ फसलें में धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का ये खरीफ फसल है, ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे सरसों है, यहाँ पर तिलहन है। ठीक है, तो तिलहन और सरसों को और राई को सभी लोग एक ही समझते हैं। तो देखिए सरसों रहेगा तो रबी फसल और तिलहन रहेगा तो खरीफ फसल में रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया करता है। तो सरसों रबी फसल और तिलहन खरीफ फसल। ठीक है, प्रमुख नगदी फसल। तो देखिए और एक चीज़ आपको बताएंगे, यहाँ पे देखिए प्रमुख खरीफ फसल में भी तिलहन दिया है और नगदी फसल में भी तिलहन आता है। ठीक है, उसी तरह नगदी फसल में जूट भी आता है, लेकिन खरीफ फसल में ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है, अब देखिए इसमें भी गन्ना है तो गन्ना इसमें भी है। ठीक है, तो कुछ कुछ कॉमन भी रहेगा। तो देखिए नगदी फसल मतलब उसको उपजाया गया, उसी समय अनाज ला कर या जो भी आप फसल लाएँ उसको उसी समय सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है नगदी। नहीं तो रखने का रखिएगा तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो रखा नहीं जाता है, तुरंत उसका सेलिंग कर दिया जाता है, तो उसी को नगदी फसल कहा जाता है। तो गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन ये सब उसी समय लाया आदमी, उसी समय उसका सेलिंग कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है व्यापारी के द्वारा। ठीक है, तो वो नगदी फसल है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, इनको कौन सा भारत रत्न पुरस्कार मिला है? ठीक है, कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में
हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 67-68 में। 1967 से 68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को, जो कि अमेरिका के हैं, इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक, लेकिन जब भारत में कहेगा तो MS स्वामीनाथन को। ठीक है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल था, तो कौन था? मैक्सिकन प्रजाति का गेहूँ था। ठीक है, मैक्सिकन प्रजाति का गेहूँ था, वही हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल माना जाता है। ठीक है, मैक्सिकन प्रजाति का गेहूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली योजना संबंधित है? तो हरियाली योजना का संबंधित जल प्रबंधन से है। ठीक है, जल सींचिएगा तो हरियाली आएगा खेत में। देखिए सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई असम में। सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन या परिष्करण संयंत्र स्थापित कब हुआ? तो डिगबोई में 1901 में। डिगबोई 1901 में असम में भारत में सबसे पहले तेल शोधन कारखाना स्थापित हुआ। कब? 1901 में डिगबोई में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो कि कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगाया गया, कब लगाया गया? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में लगाया गया। कब? 1874 में। वही तेल शोधन कारखाना डिगबोई असम में कब लगा था? 1901 में। ठीक है, जो कि सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना माना जाता है 1901 में। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है, टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। तो इसकी टिस्को का स्थापना जो कि जमशेदपुर में है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? जिस समय शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था 1907 में, उसी समय टिस्को का भी स्थापना हुआ था 1907 में। कहाँ? झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक है, वहाँ का जगह का नाम है साकची। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो जमशेद जी टाटा के द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा टिस्को का स्थापना किया गया था। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था 1964 में। बोकारो इस्पात संयंत्र के 1964 में किसके सहयोग के द्वारा? तो सोवियत संघ रूस के द्वारा इसके सहयोग से किया गया था। कहाँ किया गया था? झारखंड में। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, 1964 में स्थापना हुआ था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। दुर्गापुर का 1956 में। ये किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ब्रिटेन के। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बोकारो है झारखंड में। आप जानबे करते हैं, दुर्गापुर का 1956 में, बोकारो का 1964 में स्थापना हुआ। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, राउरकेला, ये किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। ठीक है, ये 1959 में बना। कब बना राउरकेला इस्पात संयंत्र? 1959 में, जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। दुर्गापुर 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बोकारो 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो राउरकेला 1959 में हो गया। ठीक है, 1956 में हो गया दुर्गापुर। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में। तो भिलाई कब बना? भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में। ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा ही बना। ठीक है, सहयोग से छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कब बना? 1955 में। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जिसको सेल बोलते हैं शॉर्टकट में, सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1973 को सेल का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट है भद्रावती लौह इस्पात कारखाना। कहाँ है? भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है भद्रावती लौह इस्पात कारखाना? कर्नाटक में। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब की गई थी? 1818 में, कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में, कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र लगाया गया था पहला मिल 1818 में। 1818 याद रखें, सूती वस्त्र कब? 1818। ठीक है, यानी 1818 के पैकेट में बना था सूती वस्त्र। ठीक है, यह देखिए 1818 कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। ठीक है, सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई में। सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाता है किसको? मुंबई को कहलाता है सूती वस्त्रों की राजधानी कहा गया मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और वहीं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ठीक है, अब देखिए भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को। सोने का रेशा कहा जाता है, यानी गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को। गोल्डन फाइबर जूट को, यानी सोने का रेशा जूट को। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, तो देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। कब हुआ था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना? 1936 में हुआ था। इसी का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। ठीक है,
अब देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लद्दाख में। अब देखिए ये हेली नेशनल पार्क है, ये हेमिस है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो वो जिम कॉर्बेट है, ठीक है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1936 में बना था। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या है यहाँ पर। टाइगर स्टेट इसीलिए कहा जाता है मध्य प्रदेश को, तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। अब देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश श्रृंखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश श्रृंखला को। टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत इन्होंने कब किया था, तो 1973 में, ठीक है, कब किया गया था, 1973 में। चलिए आगे देख लेते हैं। और 1992 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। बर्डमैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, श्रीनगर में। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, श्रीनगर में। तोडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र, यानी तोडोबा अंधेरी इसका पूरा नाम है। तो तोडोबा अंधेरी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है। तोडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। अब देखिए शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र, यानी शिवालिक हाथी वाला रिजर्व कहाँ है, एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो उत्तराखंड में। शिवालिक उत्तराखंड में, ठीक है, हाथी का रिजर्व है, ठीक है। अब देखिए रणथंभौर चीता शरण स्थल, यानी रणथंभौर नेशनल पार्क है। ये रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चीता इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ है रणथंभौर, राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान में। वेदांतागल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, वेदांतागल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। वेदांतागल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यानी राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसका अलग नाम है नागौर राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है, ये कर्नाटक में है। तो नागौर राष्ट्रीय उद्यान तो मालूम होगा कर्नाटक में, लेकिन इसी का नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जान लीजिए। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है, जैसलमेर राजस्थान में। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ है, जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान, सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है, तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में। कहाँ है भारत का प्रथम तितली उद्यान, ये प्रथम तितली पार्क कहाँ है, तो ये बनेरघट्टा जैविक उद्यान है बेंगलोर में, ठीक है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ है, बेंगलोर में। ये भारत का प्रथम तितली का उद्यान है, पार्क है, ठीक है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है, किस लिए, तो रणथंभौर टाइगर के लिए, जो कि राजस्थान में है। रणथंभौर टाइगर के लिए है, रणथंभौर बाघ अभयारण्य है, बाघ का अभयारण्य है, ये कहाँ है, राजस्थान में। एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम, ठीक है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह को देश का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा तथा आधुनिक बंदरगाह, यानी भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है, न्हासुआ बंदरगाह, और यही है भारत का सबसे बड़ा आधुनिक बंदरगाह भी, ठीक है। कौन, न्हासुआ, कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। न्हासुआ बंदरगाह का ही अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई बंदरगाह, लेकिन भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह कहेगा तो न्हासुआ यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। भारत का सबसे गहरा, यानी गहरा कहने का मतलब डेप्थ, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा डेप्थ में यानी गहराई में स्थित बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह यानी नेचुरल, तो ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम को कहा जाता है। और कृत्रिम बंदरगाह किसे कहा जाता है सबसे बड़ा, ये जवाहरलाल नेहरू को, न्हासुआ बंदरगाह को, ठीक है। गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह है, तो पूछेगा कि ज्वारीय बंदरगाह कौन है, तो ज्वारीय बंदरगाह गुजरात का कांडला बंदरगाह है, जो कि ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है, कांडला बंदरगाह। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। गुजरात का दहेज है, तो रसायन बंदरगाह, तो रसायन बंदरगाह पूछा जाता है। केमिकल
पोर्ट कौन है रसायन बंदरगाह, तो दहेज है जो कि गुजरात में है, तो ये दहेज जो है रसायन बंदरगाह है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भील जनजाति है। दूसरे नंबर पर कौन आती है, गोंड आ जाती है, ठीक है। और भील की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए भील संबंधित है, तो भील का संबंध किससे है, तो प्रोटोअस्ट्रोलाइड प्रजाति से। भील का संबंध किस प्रजाति से है, तो प्रोटोअस्ट्रोलाइड प्रजाति से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो गोंड है, जो कि अभी हमने बताया, तो वही क्वेश्चन आ गया। देखिए भारत की सबसे दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो टोडा जनजाति जो है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, और पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को ही नीलगिरी क्षेत्र कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, तो बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, यानी एक स्त्री बहुत सारे पति से विवाह कर सकती है और पति को रख सकती है, तो वो किस जनजाति में पाया जाता है, बहुपति विवाह प्रथा, ये टोडा जनजाति में। कौन सी जनजाति में, टोडा जनजाति, जो कि नीलगिरी में पाई जाती है। द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है, यानी द्रविड़ियन प्रजाति कहाँ पर अधिक इसका केंद्रित है, ये सब, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति। द्रविड़ियन दक्षिण भारत को द्रविड़ परिवार कहा जाता है, तो द्रविड़ियन प्रजाति दक्षिण में ही रहेगी, तो दक्षिण भारत में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, तो दिवाली के शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू जनजाति है, जो कि उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। थारू जनजाति ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है। संथाल निवासी हैं, ठीक है, तो संथाल कहाँ के निवासी है, तो पूर्वी भारत, जैसे कि बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा में संथाल जनजाति पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और उड़ीसा में, यानी पूर्वी भारत में संथाल निवासी मिलते हैं, ठीक है। संथालों में विवाह को कहा जाता है, यानी संथाल में जो विवाह होता है उसको क्या कहते हैं, बुपला। संथाल में विवाह प्रथा को क्या कहते हैं, जैसे हम लोग शादी कहते हैं विवाह को, ठीक है, उसी तरह उधर क्या कहते हैं, बुपला कहा जाता है विवाह को, ठीक है। गद्दी जनजाति रहती है, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जनजाति से भी पूछ लिया करता है अक्सर क्वेश्चन कि कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो देख लीजिए ये बोडो जनजाति, तो बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तर पूर्व की गारो पहाड़िया में। बोडो जनजाति गारो पहाड़िया में, और गारो खासी जनजाति पहाड़ी कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। तो बोडो जनजाति निवास करती है गारो पहाड़ियों में, ठीक है। ऐसे बोडो जनजाति मुख्यतः असम की जनजाति है, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। और गारो पहाड़ी ऐसे कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो मेघालय में, ठीक है, लेकिन उत्तर पूर्व दिया है। तो बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है, असम में, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिले में। सहरिया जनजाति कहाँ की है, राजस्थान की। सहरिया जनजाति राजस्थान की 12 जिले में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे आद्य जनजाति, तो सबसे आद्य जनजाति कौन है, तो जारवा जनजाति। आद्य जनजाति कौन है, जारवा जनजाति, कहाँ पाई जाती है, निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में, ठीक है, जारवा जनजाति, ठीक है। अब देखिए जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में, वो भी क्वेश्चन आ गया। देखिए गारो जनजाति पाई जाती है कहाँ, मेघालय, असम एवं मिजोरम में। देखिए गारो जनजाति कहाँ, मेघालय, असम एवं मिजोरम में, ठीक है। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार कहाँ, तो झारखंड के उरांव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा, उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति, ये सब जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती हैं, ठीक है, उरांव और मुंडा जनजाति, ठीक है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में। ऋतु प्रवास किया करते हैं, तो ऋतु प्रवास कौन जनजाति की जाता है, भूटिया लोग जो होते हैं वो ऋतु प्रवास करते हैं, यानी समय समय पर ऋतु बदलते रहता है तो अपना प्रवास बदलते रहते हैं। कौन, तो भूटिया लोग ऋतु प्रवास किया करते हैं, ठीक है। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, उसी से आप याद कर सकते हैं। तो मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, ठीक है, मालाबार पहाड़ियों केरल में, ठीक है। गुर्जर जनजाति निवासी हैं, यानी गुर्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है, कहाँ निवास करती हैं, तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ठंडे जगह पर गुर्जर जनजाति पाई जाती है, ठीक है, कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बायोटेक पार्क स्थित है, तो बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है, लखनऊ में। बायोटेक पार्क कहाँ है, लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है कहाँ, कर्नाटक में, यानी सैंडलवुड कहाँ मिलता है, या सैंडल ट्री, ये कर्नाटक राज्य में, ठीक है। अभी पुष्पा झुकेगा नहीं, ठीक है, वाइल्ड फायर है, देखा ना चंदन का लकड़ी, ठीक है, सैंडलवुड, ठीक है, तो वो चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है, कर्नाटक में, ठीक है। फूलों की घाटी चमोली स्थित है कहाँ, उत्तराखंड में, यानी फ्लावर वैली जिसको बोलते हैं, यानी फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड के चमोली में स्थित है, ठीक है। मकराना संगमरमर की खान है, कहाँ स्थित है, मकराना संगमरमर की खान राजस्थान में है। मकराना संगमरमर खान राजस्थान में। क्वार्टज बनता है किससे, तो सिलिकॉन ऑक्साइड से, ठीक है, SiO2 से क्वार्टज बनता है, ठीक है, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है क्वार्टज, ठीक है। अब देखिए सिलिका ऑक्साइड भी कर सकते हैं। देखिए भारी जल तैयार किया जाता है,
तो भारी जल कहाँ, यानी D2O, भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो भारी जल कहाँ तैयार किया जाता है, ट्राम्बे में, ठीक, ट्राम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो भारी जल कहाँ तैयार किया जाता है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में, ठीक है। सर क्रीक रेखा कहाँ स्थित है, तो कच्छ के रण गुजरात में, सर क्रीक रेखा स्थित है कच्छ के रण गुजरात में। अब देखिए सर्वाधिक हिरण पाया जाता है कहाँ, तो भारत में, सर्वाधिक हिरण कहाँ पाया जाता है, भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम यानी पहले का नाम क्या है, तो नेफा, अरुणाचल प्रदेश का पहले का नाम क्या है, नेफा, ठीक है। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है, मीटीरियोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, मौसम का, हालांकि मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो मीटीरियोलॉजी से मिट्टी मत मार दीजिएगा, ठीक है। तो मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं और मीटीरियोलॉजी में मौसम का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में, चाय कहाँ उगाई जाती है, अत्यधिक ठंडे प्रदेश में। जैसे देख लीजिए फर्स्ट में 2004-05 में दार्जिलिंग के चाय को GI टैग दिया गया था। दार्जिलिंग बहुत ठंडा माइनस में उसका टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पर भी चाय का अधिक खेती होता है, ठीक है, असम वगैरह क्षेत्र में होता है। तो देखिए चाय उगाई जाती है कहाँ, अत्यधिक ठंडे प्रदेश में, ठीक है। घाटशिला प्रसिद्ध है, तो घाटशिला किस लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। घाटशिला प्रसिद्ध है किस लिए, तांबा के लिए, ठीक है, तांबा वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, घाटशिला में खनिज, ठीक है। बोडाडीला लौह स्थान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा के आसपास घने वन मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है और वर्षा ज़्यादा होते रहता है भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर घना वन भी मिलता है, ठीक है। अब देखिए केसर उत्पादक एकमात्र राज्य, तो जम्मू कश्मीर, केसर उत्पादक एकमात्र राज्य कौन है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, केसर यहाँ पे होता है, ठीक है। मेरीकल्चर है, तो समुद्री जीवों की खेती को मेरीकल्चर कहा जाता है, समुद्री जीवों की खेती को क्या कहता है, मेरीकल्चर। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है, अलवाय कहाँ है, जो कि उर्वरक उत्पादन केंद्र है, ठीक है, यानी फर्टिलाइजर जो होता है उसका प्रोडक्ट तैयार होता है, उसका सेंटर है कहाँ, अलवाय में। और अलवाय कहाँ है, केरल में। तो अलवाय क्या है, उर्वरक उत्पादन केंद्र है अलवाय, ये केरल में स्थित है, ठीक है। मॉन्ट्रियल सनलेक संबंध है, तो मॉन्ट्रियल ओजोन अवक्षय से, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये किससे संबंधित है, तो ओजोन के अवक्षय से, ठीक है। गोखुर झील का निर्माण किससे होता है, तो नदी के अपर्दन से गोखुर झील का निर्माण होता है। जब नदी का अपर्दन होगा नदियों का, तो कैसे झील का निर्माण होगा, गोखुर झील का निर्माण होगा, ठीक है। कोक का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो कोक का निर्माण कोयला से होता है, कोक का निर्माण किससे होता है, कोयला से, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है कहाँ, तमिलनाडु के तटीय भाग में। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ मिलता है, तमिलनाडु के तटीय भाग में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है मेघालय को, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, मेघालय को। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु है, ठीक है, इसका लंबाई कितना है, 5.575 किलोमीटर, ठीक है, 5.575 किलोमीटर, ठीक है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। गोंडवाना क्या है, कोयला क्षेत्र है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो सुंदरवन में। मैंग्रोव वनस्पति कांटे कांटे वाली वनस्पति रहती है नीचे में दलदली जगह पर, तो वे सुंदरवन में पाई जाती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। दंडका राय पठार अवस्थित है, दंडका राय पठार जो है ये कहाँ अवस्थित है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में दंडका राय पठार अवस्थित है, ठीक है। तिरुपति अवस्थित है, तिरुपति कहाँ अवस्थित है, शेषाचलम पहाड़ी में, शेषाचलम पहाड़ी में तिरुपति अवस्थित है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि किस राज्य में या यूपी में स्थित है तिरुपति, ठीक है। अब देखिए नेतरहाट स्थित है, तो नेतरहाट कहाँ स्थित है, झारखंड के लातेहार जिला में। नेतरहाट कहाँ है, झारखंड के लातेहार जिला में। तलचर कहाँ है, तो कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है तलचर, उड़ीसा में। तलचर किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला खनिज के लिए, उड़ीसा में, ठीक है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर भी है, ये कहाँ है, केरल में स्थित है, ठीक है, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, ठीक है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र कहाँ है, तो केरल में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल में, ठीक है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, महाराष्ट्र है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है। ऐसे गुजरात भी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इलायची या काजू का बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, केरल। इलायची और काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करता है, केरल करता है, ठीक है। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक तो आंध्र प्रदेश, लाल मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो चावल है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल ही खाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक कहवा कहाँ होता है, तो सबसे अधिक कहवा यानी कॉफ़ी कर्नाटक में होता है, सबसे अधिक कहवा कर्नाटक में होता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, ध्रुव पर यानी पोल पर। भारत का सबसे महंगा शहर कौन है, मुंबई, यानी मुंबई में रहिएगा तो बिक जाइएगा, ठीक है। भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई, ठीक है। चलिए तो ये खत्म हो गया आपका भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर। और रवि जी के एक्सप्रेस
अब एक्सप्रेस की तरह हर वीडियो लाएगा स्पीडी का, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो है आपका BSS CGL दरोगा या जो भी एग्ज़ाम हो आपका, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है ये, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली लाइन टू लाइन क्वेश्चन छप जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आगा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।